नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और शिवरतन शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सालों के आखिर में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में जो है क्षेत्र में क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, वहां के कार्यकर्ताओं का क्या रुझान है, इन सभी का ध्यान रखने पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने का काम भी दोनों प्रभारी करेंगे। बता दें कि रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से 8 बार चुनाव जीतकर विधायक चुने गए हैं। उनके केंद्र की राजनीति में जाने के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का चुनाव माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। रायपुर उपचुनाव की तैयारी हो चुका है। रायपुर दक्षिण बिहारी जायसवाल जी हम उनसे जाने कुछ कहते हैं, कैसे चेहरा बीजेपी का आने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है और रायपुर दक्षिण का भी चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम पोलिंग बूथ स्तर तक की तैयारी कर चुके हैं। हमारी बैठकें हो गई हैं और हमारे सभी प्रमुख नेता इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको शीघ्र चुनाव कराना है और आज बेला आ गई। जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी रायपुर के लोकप्रिय रहे हैं और क्या उनका भी राय इस चुनाव में लिया जाए? हाँ, निश्चित रूप से वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत आदरणीय नेता हैं, एक अनुभवी नेता हैं और तो कमेटी में है ही। उनकी राय निश्चित रूप से पार्टी सुनेगी और जो भी निर्णय होगा पार्टी का सामूहिक निर्णय होगा। कांग्रेस ताल ठोक रही है कि इस बार हमारी जीत होगी। कांग्रेस ताल तो हमेशा ठोकती है, लेकिन उसका ताल रिजल्ट आने के बाद टूट जाता है। फिर वो ढूंढती है बहाने, कभी ईवीएम का, तो कभी हमारे नेताओं का, तो कभी मतदाताओं का, तो कभी अपने कार्यकर्ताओं का। तो कांग्रेस अभी ताल ठोके, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ताल ठोकती है और जोर जोर से ठोके। भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तैयारी हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उनका कहना है कि जायसवाल का कि अब जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस तो अपना ताल ठोकती रहती है, यानी कभी ईवीएम मशीन पे ठोकती है तो कभी नेताओं पर ठोकती है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में किस तरीके का तैयारी बीजेपी पर होगी, तो उनसे चेहरा वापस रायपुर में आने वाला है। तब तक बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सूरजपुर मामले को लेकर भूपेश बघेल के बयानों का पलटवार करते हुए कहा कि सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है और निष्पक्ष जांच की भी जा रही है, लेकिन षड्यंत्रकारी और राजनीतिकरण इस मुद्दे में इतना हावी हो चुका है कि जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी अनर्गल बातें भी कर रही है। वीडियो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कबरधा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है। भाई, जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके भी फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला यह है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम से है। तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है
कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई FIR नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठी चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। एकदम सरासर झूठ है और ऐसी झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस गांव को शांत होने देना चाहिए। उस गांव में जो पहली घटना हुई थी उस पर भी कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कोई हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस जांच कर रही है यही विषय का, तुरंत ही कोई कुछ ना बोले, यही कहा गया था। पुलिस ने जांच की, इनके कहने पे नहीं की भाई, उनको करना ही था और स्पष्टता थी कि अगर ऐसी स्थिति बची है, मिली है, उसमें कुछ चोट के निशान थे, कुछ मोबाइल टूटने का विषय था, ऐसा बताया गया था। उस आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच जब पुलिस ने की है तो उसका रिजल्ट आया। दूसरे विषय पर भी मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करता हूं इस बात को कि पहली हत्या के आरोपी के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हुई, जो भूपेश बघेल जी ने कहा, सरासर झूठ बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी। समाज को, गांव को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊट पटांग ढंग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रहे हैं। इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात करना चाहिए। जो तथ्य ही नहीं है उसको समाज के सामने रख करके ये कैसे ऐसा करना चाहते हैं और कैसे इसको समाज स्वीकार करेगा। मैं तो यही सोचता हूं। दीपक बैज जी के बारे में भी मैं कहूं, उनके पत्र को मैंने पढ़ा है और उस पत्र को पढ़ने के बाद फिर से ये कहना चाहता हूं कि कवर्धा बिरकोना के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस पर SIT का गठन हुआ था। SIT के रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारियां पहले से हो चुकी हैं भाई। वो आज की बात नहीं, वो कई दिन मेरा ख्याल जाने कब हुआ, लेकिन वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मुझे पक्का हो इस विषय पर। तो ये कैसी बात करते हैं, ये कैसी बात करते हैं इस विषय पर? न्यायिक जांच की मांग कर रहे, वो भी रिटायर्ड है। न्यायिक जांच तो हो ही रहा है। जो तीसरा जो मौत हुआ उस पर न्यायिक जांच ही हो रहा है। एक बार आप कंफर्म कर लें उसको। मामले में खबर बलरामपुर से है, जहां दो पहाड़ी कोरबाओं से इंजीनियर ने प्रधानमंत्री जनमन आवास के नाम पर ठगी कर ली। बता दें कि ये ठगी किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों से की गई है। ये पूरा मामला कुसमी जिला पंचायत का है, जहां देखिए रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी कोरबाओं से इंजीनियर ने प्रधानमंत्री जनमन आवास के नाम पर ठगी कर ली। बता दें कि ये ठगी किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों से की गई। ये पूरा मामला कुसमी जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुंदान के भूताही का है, जहां PM आवास के नाम पर पारा के दो पहाड़ी कोरबाओं से इंजीनियर ने रुपए लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा समुदाय के लोगों के लिए शासन की तरफ से समय समय पर निःशुल्क अनेकों सुविधा दी जाती है, पर उन सुविधाओं को पाने के लिए पहाड़ी कोरबाओं को शुल्क देना पड़ता है, या यूँ कहें कि विभागीय अधिकारियों से अपने हक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पहाड़ी कोरबा को एक रकम देनी पड़ती है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शासन ने भले ही पहाड़ी कोरबा समुदाय के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अनेकों सुविधा मुहैया कराती है, पर ये सब सुविधा कागजों में ज्यादा देखने को मिलती है और जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। अब तो हालात ये है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास के रुपए भी अपने खाते में डलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। कौन सा ग्राम पंचायत है? पंचायत कुंदार पड़ता है। राम प्रताप लकड़ा को। कौन है राम प्रताप लकड़ा? इंजीनियर। किसके माध्यम से दिए थे आप लोग पैसा? हम लोग घर के माध्यम से दिए। कितना दिए थे? 5,000। तो क्या आप लोग को मतलब आवास में पैसा डलवाने के नाम से पैसा लिए थे? जी सर। कितना कितना पैसा लिए सबसे? हम लोग का तो 5,000 दोनों का लिया है। हम हमारा पैसा वापस कर दे। 5,000 रुपये नहीं है। हम लोग जंगली क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग पास कोई संसाधन नहीं है। गांव में आते हैं और मांगते हैं तो हम लोग दे देते हैं पैसा डर से। बोलिए। इंजीनियर को 5,000 हम लोग दोनों भाई दिए हैं। तो किसके माध्यम से आप लोग पैसा दिए थे उसको? पैसा दिया, तब पैसा दिला कर दिया। इंजीनियर साहब। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कुंदार है। और पारा कौन सा है? कौन है? भूताही। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? जो इंजीनियर साहब पैसा लिया, हम लोग को पैसा वापस करना चाहिए।
5-5 हजार दोनों भाई दिए हैं। इस मामले को लेकर हर खबर की टीम ने टिमन कोरवा और उसके भाई रमना कोरवा से बात की तो उनकी तरफ से बताया कि कुसमी जिले में पदस्थ इंजीनियर राम प्रताप लकड़ा ने प्रधानमंत्री जनमन आवास का रुपए खाते में डलवाने के नाम से हम दोनों भाइयों से 5-5 हजार रुपए लिए और इंजीनियर बोले कि रुपए दोगे तभी खाते में रुपए डाले जाएंगे। के द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि टीमन और रमना जो हमारा कुंडा ग्राम पंचायत है वहाँ पे इनके द्वारा तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से उनसे कुछ राशि लेने का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। यदि ये सत्यता पाई जाती है इसमें मैं जांच एक समिति तत्काल गठित कर रहा हूँ। यदि पहाड़ी कोरवा से इस प्रकार से आवास स्वीकृति के नाम पे किसी भी प्रकार की राशि ली गई है तो निश्चित तौर पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार हमने टीमन का और रमना का जनपद से इनका तीनों किस्त भी प्रदाय की जा चुकी है। इनके घर का गृह प्रवेश भी हो गया है, इनका घर भी पूर्ण रूप से बन चुका है। लेकिन फिर भी यदि तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से घर को पूर्ण कराने में या घर को पास कराने के नाम पर शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं में इस तरीके से धांधली या ऐसे पैसे लेने की कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर अगर ये सत्यता पाई जाती है और इसकी पुष्टि होती है कि उनके द्वारा पैसा लिया गया तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि क्या खबर प्रकाशन होने के बाद जिले में बैठे उच्च अधिकारी आवास के नाम पर ठगी करने वाले इंजीनियर पर जांच कराकर कार्रवाई करते भी हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर सख्ती से है जहां पर बाराद्वार थाना क्षेत्र के गांव तांडुलडीह से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोग तंत्र साधना कर रहे थे तो वहीं 2 युवकों की मौत हो गई, साथ ही 2 लोग अपनी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि 2 लोगों की मौत क्यों हुई, इस पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच कर रही है। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांडुलडीह गांव में एक परिवार पिछले कई दिनों से किसी बाबा की तस्वीर के आगे साधना कर रहा था। कई दिनों से घर को बंद कर साधना की जा रही तो वहीं ग्रामीणों को जब कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना सरपंच को, पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा अभी तक खुला नहीं था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, ग्रामीण भी मौजूद थे, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और अंदर प्रवेश किया, शक से साधना तक से पर्दा उठ गया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल घर के भीतर का जो मंजर था बड़ा ही खौफनाक था। अंदर 2 युवक जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे, वहीं 2 लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके। पता चली से 5:30 बजे तो गांव में दूसरी तंत्र मंत्र से खत्म हो गई करके पता चली से तो मैं सुने हो तो आए हो तो देखे हो तो मुराद ले लाश दोनों ले गिर रही है। जो मयू रही न घर के परिवार के 4 सदस्य वो मन जय गुरुदेव करके वन बड़बड़ात रही है अपन जय गुरुदेव करके का किसी करके जानकारी करें ना तो जय गुरुदेव में तंत्र मंत्र से सीखत रही 3-4 दिन से मन सीखत पढ़त रही है जय गुरुदेव करके। बस इतनी ही मोला पता चली से तहले ओकर बाद में पुलिस वाला रही ने, पुलिस वाला देखी ने, मैडम भी आ रही से। ओकर बाद में थाना भी गए, थाना में भी सूचना दे रिपोर्ट लिखाए। ओकर बाद फिर शक्ति आए, शक्ति में मतलब सरकारी हॉस्पिटल में लारी ने 4 जी मन के इलाज करवाए 4 जी हुए थे मन के ओइन बड़बड़ात है जय गुरुदेव कहा। परिवार में जगह मौत हुई से उम्र का है जो परिवार में जो लड़का खत्म है ओकर उम्र हवा 22-23 साल के है और जस्ट ओकर छोटे भाई है वो 20 साल के वही खत्म है। ओकर बहिनी ही 2 जी शादी नहीं हुए और जी लड़का है सबसे छोटे वो रहे और माँ रही से और मन दोनों भाई 6 जी मन पूजा पाठ में अपन जय गुरुदेव के पूजा पाठ करत रही हूँ। कब से करत है पूजा पाठ? और सुनती मन 3-4 साल से जय गुरुदेव के पूजा पाठ करत रही है मन। और बाहर से भी आए मन कर पूजा पाठ और बाहर से कोई जोड़े थे आए मन लग आ रही से भी जोड़े थे आए हैं। हाँ। अच्छा
अभी हवे क्यों चल रहे? अब रात में रही से बाहर का रही? हाँ, बाहर के सेमरिया के जय गुरुदेव में जुड़े सेमरिया के वो आए रही से और का अपन जो भी कहा है किसे तेला सब चीज बता दे से समझा दे से मन ला। तो ये अभी भी जय गुरुदेव बड़बड़ात है मन। अच्छा, जो 2 जन के मौत हुए है उधर मालूम चली तो खबर कैसे मौत हुई? एक बारे में अभी कोई पता नहीं चले। अभी तो शक्ति लाए हैं मन ला, शक्ति पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा यदि करबो। क्या नाम है उमन को? बिक्की विक्रम दोनों सिदार, बिक्की विक्रम सिदार, बिक्की है छोटे, विक्रम बड़े हैं। जिन्हें अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और 2 अन्य लोग भी अस्पताल में भर्ती हैं। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इसमें 3 जवान युवक और 2 युवतियां, साथ ही उन सब की मां, कुल 6 लोग हैं। कल बाराद्वार थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी तांदुलडी ग्राम में। कुछ घर में लोगों की आवाज आ रही है, जिस पर से थाना बाराद्वार मौके पर उपस्थित होकर के ग्रामीणों की सहायता से घर में प्रवेश किए थे और उसकी तस्दीक प्राथमिक तौर पे शाम को किए थे, जिसमें से 2 व्यक्ति जो लड़के हैं वो बिस्तर में लेटे हुए पाए गए थे और बेहोश टाइप के थे। तो इसे तत्काल अस्पताल शक्ति भेजाया गया था और जहां पर डॉक्टर साहब ने इसे मृत घोषित किया है और वर्तमान में मर्ग पंचनामा इसमें की जा रही है तो थाना बाराद्वार के द्वारा, और अभी पीएम हुआ नहीं है। और ग्रामीणों के मत के अनुसार जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं सभी पहलुओं में जांच की जा रही है और इसमें ये भी जांच की जा रही है कि मृत्यु कैसी हुई, क्या इन लोगों ने कोई चीज का सेवन किया था या कुछ और इसके तथ्य हैं। सभी पहलुओं पे जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर, ये तंत्र की बात सामने आई थी, क्या कुछ और लोग थे बाहर से आए थे जो तंत्र साहब नजर आए थे, परिवार के लोग ही कर रहे थे, इसमें क्या कुछ? देखिए, बाहर से कोई लोग आने के बारे में तो अभी तक कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है। वर्तमान में पूछताछ जारी है, जैसे जो अगल बगल है या उनके पड़ोसी है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनसे जो बयान दे सकते हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। मौका स्थल का निरीक्षण एफएसएल की टीम के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कोई तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हो सके जिससे कि इस मृत्यु का कारण सिद्ध हो सके और पूर्णतः जो है हम लोग वैज्ञानिक अभिमत के माध्यम से, डॉक्टरी अभिमत के माध्यम से जांच उपरांत ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। बॉडी पे कोई चोट है? देखिए, अभी इंस्पेक्शन जो है डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, इसमें मेरा अभिमत अभी नहीं। फिलहाल मौत के कारण का पता नहीं चल पाया। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मृतकों के शव के पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का भी पता चल पाएगा। फिलहाल पूरे मामले में सस्पेंस बना हुआ है। समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर गरियाबंद जिले के 67 समिति प्रबंधकों की तरफ से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी लगाकर दफ्तर में काम करेंगे। तो वहीं सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला गरियाबंद अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि ये उनका प्रथम चरण का आंदोलन है, जिसमें 3 दिनों तक काली पट्टी लगाकर ऑफिस में काम करेंगे। वहीं तीसरे दिन के बाद जो है दूसरे चरण में 21 से 22 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहीं 23 अक्टूबर को भोजन अवकाश के बाद शासन के विरोध में नारेबाजी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रमोद कुमार ने बताया कि उसके बाद भी अगर प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं करने पर 4 नवंबर से राजधानी रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। क्या कारण है कि आज काला पट्टी लगाकर ऑफिस में काम किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ रायपुर पंजीयन क्रमांक 6685 के द्वारा कर्मचारी हित में निर्णय लिया गया है कि हमारी 3 सूत्री मांग है, जो शासन को बहुत दिनों से मांग पत्र सौंपा गया, जो मांग पूर्ति नहीं हुआ, इसलिए आज 18 से 20 तक के काला पट्टी लगाकर कार्य किया जा रहा है एवं 21 से 22 तक जिला स्तरीय प्रत्येक जिला में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा, जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाना है। और इस बीच हमारी मांग पूर्ण नहीं होगा तो 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सब समिति कर्मचारी जाने को बाध्य हैं। हमारी मांग है फर्स्ट
कि छत्तीसगढ़ शासन, मध्य प्रदेश शासन के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन भी सरकारी समिति कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करे एवं 3-3 लाख रुपया प्रति समिति दिया जाए। एवं दूसरा मांग है 2018 सेवा नियम को पुनरीक्षित है, उसको सुधार करते हुए वेतनमान निर्धारित किया जाए। एवं तीसरा मांग है 23-24 धान खरीदी में सुखद आय उसको समिति को दिया जाए एवं 24-25 की धान खरीदी नीति में संशोधन कर सुखद मान्य किया जाए। मैं प्रमोद कुमार यादव, जिला सरकारी समिति कर्मचारी संघ अध्यक्ष। उधर रायपुर में जनसंपर्क विभाग के सचिव दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को लेकर बैठक की। तो वहीं सचिव पी दयानंद ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने डेरा जमा लिया है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक वे डिप्टी सीएम के घर से नहीं जाएंगे। हमारी टीम ने विजय शर्मा के घर पहुंचे अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2018 में उन लोगों ने भर्ती की है और उसकी जो इंटरव्यू है 2023 में हुई है। 1 साल से लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिली है। नौकरी के लिए तरस रहे हैं, कई रिटायर होने के समय में आ चुके हैं। सब लोग लगातार जिस तरीके से परेशानी यहाँ पे झेल रहे हैं उसी ही जुबान में हम बात करते हैं कि ऐसे ही भर्ती को लेकर इतना धरना करना क्यों पड़ रहा है, क्या समस्या है जो सरकार अभी तक उनकी बातें नहीं सुन पा रही है, क्या हुआ होगा प्रॉब्लम जो सरकार उनकी एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसे क्या समस्याओं को उनको पेश करना पड़ रहा है जो लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने में मजबूर हो गए हैं। अगर खटखटा ही रहे तो साथ में अपने पेरेंट्स तक को लेकर आने का क्या जरूरी पड़ गया जिसमें उनके माता पिता भी उनके साथ आए हुए हैं। ऐसा क्या समस्या हो गया होगा कि घर से एक व्यक्ति को लेके आके विजय शर्मा जी के घर में बैठना पड़ रहा है और उन लोग ये तय कर चुके हैं कि आज अगर उनकी पूरी मांगे नहीं होंगे तब तक वो लोग यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। यानी उन लोग साफ शब्दों में बता रहे हैं आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, ये वो लोग कह रहे हैं। उन्हीं की जुबान हम सुनने की कोशिश करते हैं कि सच में ये लोग जिस तरीके से दर दर भटकते मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने में मजबूर हो गए हैं, ऐसा क्या मजबूरी आया है जो अपने माता पिता को आप अपने साथ ले जाए। सर हम लोग सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, हमने इंटरव्यू दिया हुआ है। पिछले साल इस महीने हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आज लगभग 1 साल होने वाले हैं, 1 साल होने को आ गया, हमारा रिजल्ट अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है सर। और अभी हमें लगभग 1.5 साल की और ट्रेनिंग भी करनी है, उसके बाद ही हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो सर हम यहाँ पे माननीय गृह मंत्री महोदय से यही दरखास्त करने आए हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाए। बात रिजल्ट की है कि जारी करवाने की, आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं। आपके साथ जितने बड़े हुए छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी अभ्यर्थी सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन बात सवाल यहाँ एक और उठ के आती है कि आप तो परेशान होते हैं तो अपने माता पिता को भी यहाँ पे लेके आए, यानी गृह मंत्री के पास आए, यानी कि उनका भी समय जो है आपके साथ लगा हुआ है। ऐसा क्या समस्या आ गया जो आपको माता पिता को उठा के लाना पड़ा? सर ऐसा है कि परिवार में जैसे कि माता पिता हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे। जैसे कि हमने बताया कि हम इंटरव्यू दिला के पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो सर ये संघर्ष सिर्फ हमारे नहीं, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक और हमसे जुड़े हमारे जितने भी परिवार वाले उनका भी संघर्ष है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इनका रिजल्ट आए और जल्दी से जल्दी ये ज्वाइनिंग करे कहीं ना कहीं पे। तो सर जैसे अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा सब उस समय संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सर जितना भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है, मेंटली सपोर्ट हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था सब तो हमारे घर वाले ही करके दे रहे हैं ना सर। तो हम तो अभी भी बेरोजगार हैं उस लेवल पे देखा जाए तो, और साल भर जो हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था उसके बाद भी हम लोग साल भर बेरोजगार बैठे हुए हैं, तब भी हमारे माता पिता हमको पाल रहे हैं सर। तो ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है सर, ये पूरे हमारे घर वालों के लिए कि अगर एक बच्चा यहाँ पे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।